बायोटेक्नोलॉजी को बहुत आसान तरीके से हम करने वाले हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इस चैप्टर में एक एक चीज का लॉजिक समझ में आएगा कि क्या चीज क्यों होती है और कैसे होती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या करना है और क्यों करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो पूरा हम चीज समझते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, इस चैप्टर का पर्पस क्या है। देखो हमारे पास मान लो यहां पे एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है और सेल के अंदर जाहिर सी बात है क्या होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल होगा। ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है जो उलझा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे इस जेनेटिक मटेरियल में उसके डीएनए में एक बहुत ही काम का जीन है। ये यहां पे एक जीन है और ये जीन अपने बहुत काम का है ना। ये सेल कोई भी हो सकती है, कोई भी ये सेल हो सकती है, बट ये जीन है ये अपने बहुत काम का है। मतलब क्या है, इस जीन से जो प्रोटीन बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, हमें वो प्रोटीन चाहिए, वो प्रोडक्ट चाहिए। एक एग्जांपल से हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें इस जीन को निकाल के इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोटीन हमें लार्ज स्केल पे बनाना है, क्योंकि हमें वो चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जीन यहां से निकाल लेंगे। देखो इस जीन में हमें इंटरेस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसे बाहर निकालना है। तो इसे बाहर निकालने के लिए जाहिर सी बात है ये सेल है तो इसके बाहर क्या होगी, सेल वॉल भी होगी। तो पहले उस सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा और फिर इस जीन के पास जाना पड़ेगा और इस जीन को यहां से हमें निकालना पड़ेगा। ये पहली चीज हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेल वॉल को तोड़ के इस जीन को यहां पे हमने निकाल लिया। ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे आ गया। ठीक है, इसको मैं दोबारा से बना देता हूं। यहां पे हमने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक वेक्टर पे बिठा देंगे। ये अपना वेक्टर है। वेक्टर मोस्टली अपना कौन सा यूज होता है, मोस्टली चैप्टर में भी आप देखोगे तो मोस्टली अपना प्लाज्मिड ही यूज होता है। ठीक है, ये क्या है, अपना वेक्टर है। ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये अपना वेक्टर है। ठीक है, अब इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी। या तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इस वेक्टर के साथ जुड़ जाएगा। देखो दो पॉसिबिलिटी बनेगी कि या तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इस वेक्टर पे बैठ जाएगा, जुड़ जाएगा, या फिर क्या है, ये नहीं जुड़ पाएगा और ये प्लाज्मिड अपना ऐसे का ऐसे रह जाएगा, है ना। अब सिंपल सी बात है, देखो आपने जो वर्ड सुना है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए यही होता है कि अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने वेक्टर के साथ जुड़ चुका है। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये क्या रह जाएगा, अपना नॉन रिकॉम्बिनेंट रह जाएगा, ये अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतनी बातें हमें समझ में आई। अब नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, इसको हम डाल देंगे किसमें, होस्ट सेल में। हमें क्या चाहिए था, याद करो, हमें इस जीन से मिलने वाला प्रोडक्ट है वो लार्ज स्केल पे चाहिए। तो इसको हम डाल देंगे किसमें, होस्ट सेल में डाल देंगे। अब इनको होस्ट सेल में, देखो ये पूरा मिक्सचर बनता है ना। आप बोलोगे खाली इसको डाल दो, पर ये पूरा मिक्सचर बनता है। जैसे यहां भी पूरा मिक्सचर बना था, तो मिक्सचर के आगे अप्लाई होती हैं चीजें। ठीक है, तो इनको होस्ट सेल में डालेंगे पूरे मिक्सचर को। तो यहां पे तीन पॉसिबिलिटी अपने पास बनेंगी। तीन पॉसिबिलिटी बनाने के लिए मैं तीन होस्ट सेल बना देता हूं। ये तीन पॉसिबिलिटी अपने पास बनेगी। ये है अपनी होस्ट सेल और ये होस्ट सेल का अपना जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब देखो यहां पे तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला ये वाली चीज होस्ट सेल के अंदर आ जाए, ये वाली चीज, और यही वाली चीज अपने को चाहिए थी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी खाली वेक्टर जैसा ये था, खाली वेक्टर इसके अंदर आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, ना तो ये आ पाया ना ये आ पाया, ये खाली रह गया। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेंट वर्ड से तो आपका क्लियर है कि रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, कि इसके साथ ये जुड़ गया। अब एक और वर्ड आता है ट्रांसफॉर्मेंट, है ना, बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है। अब ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, देखो सिंपल है, अगर वेक्टर होस्ट सेल के अंदर आ जाए उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। मैंने क्या बोला, अगर वेक्टर, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट है चाहे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, अगर वेक्टर होस्ट सेल के अंदर आ जाए तो उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और यहां पे वेक्टर अपना नहीं आ पाया तो ये है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट।
तो जिंदगी में इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होना कि रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, दो ही चीजें हैं बेसिकली इस पूरे चैप्टर में, रिकॉम्बिनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये इसमें डालने का फायदा क्या हुआ, देखो जो अपने काम की चीज है ना वो ये वाली है कि रिकॉम्बिनेंट अपना होस्ट सेल में आ गया। ठीक है, अब इसका फायदा क्या हुआ, देखो आपको बोलना चाहिए कि हमने ये वेक्टर के साथ जोड़ के इसको तामझाम क्यों किया, इस जीन को हम डायरेक्ट होस्ट सेल में क्यों नहीं डाला। तो सिंपल सी बात है, अगर इस जीन को हम डायरेक्ट मान लो होस्ट सेल में डाल देते तो ये रेप्लिकेट नहीं कर पाता, ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, तो इसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, अब प्लाज्मिड क्या होता है, जो प्लाज्मिड है वो होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। तो हमने दिमाग लगाया कि भाई ये मल्टीप्लाई कर सकता है, ये अपने काम का जीन है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। जो काम का प्रोडक्ट है वो इससे मिलता रहेगा और मल्टीप्लाई अपना ये करता रहेगा, है ना। अपना काम कितना बढ़िया हो गया और अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमें अपने मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये पहला नजरिया था, इस चैप्टर को हमने पहले नजरिए से यहां पे देख लिया। ठीक है, अब देखो यहां पे 3 ऐसी जरूरी चीजें आएंगी जिनका मतलब समझना, कि असली मतलब, उनका रियल मतलब समझना अपने लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको पक्का फील होगा कि यार ये चैप्टर ऐसे था क्या, मतलब इतना ही आसान था क्या, हम इतने दिन से कर क्या रहे थे इसमें। ठीक है, तो 3 चीजें आएंगी, कौन सी 3 चीजें आएंगी। एक तो आएगी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देखो हम डिटेल में भी बारी बारी में करेंगे, पहले मैं चैप्टर ही आपको खोल के दे रहा हूं यहां पे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहली चीज आएगी। दूसरी चीज आएगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तीसरी चीज आएगी अपनी पीसीआर। ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि भाई तूने बोल दिया पूरे चैप्टर में, ये जो सामने है ना यही अपना पूरा चैप्टर है, यही अपना पूरा चैप्टर है जो आपके सामने है। अब आपको पूछना चाहिए कि अगर ये पूरा चैप्टर है तो ये 3 चीजें इसमें कहां पे यूज होंगी, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। हम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को याद कर लेते हैं उसमें घुस के, पर उसका असल मतलब नहीं समझते। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को याद करते रहते हैं, असल मतलब नहीं समझते। सेम पीसीआर के साथ करते हैं। ठीक है, अब देखो इनका यूज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। देखो हमने यहां पे, याद करो हमने यहां पे क्या किया था, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहां जोड़ दिया था, इस प्लाज्मिड के साथ यहां पे ऐसे जोड़ दिया था। ठीक है, अब ये काम इतना आसान नहीं है कि आप डायरेक्ट इसको उठा के लाए और उसके साथ जोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगी, स्पेसिफिक जगह पे कट लगाएगी, है ना। इसका यूज हम दोनों में करेंगे, इसमें भी करेंगे और वेक्टर में भी करेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगी, स्पेसिफिक जगह पे कट लगाएगी। अब वो कट स्पेसिफिक जगह पे इसमें भी कट लगाएगी और स्पेसिफिक जगह पे इसमें भी कट लगाएगी। ठीक है, अब वो उसने इसमें भी कट लगाया, इसमें भी कट लगाया, तो उसने क्या किया, इस तरीके से कट लगाया उस स्पेसिफिक जगह के कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और उनके जोड़ने में, इनको जोड़ने में जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होगा लाइगेज एंजाइम। मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक जगह पे दोनों में कट लगेगा और दोनों में वो इस तरीके से कट लगा कि ये दोनों जीन ऑफ इंटरेस्ट और अपना वेक्टर क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और इनको जोड़ने में जो एंजाइम यूज होता है वो अपना है लाइगेज। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस पूरे नक्शे में अपने को मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस काम आती है। देखो अब मेरी बात याद करो, देखो हमने क्या बोला कि यहां देखो, मैं दोबारा से बना रहा हूं, ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये अपना मान लो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अप्लाई कर दिया, इसको लगा दिया। ठीक है, अब मान लो जीन ऑफ इंटरेस्ट अपने पास कितने थे, 100 थे, 100 जीन ऑफ इंटरेस्ट थे। ठीक है, अब ऐसा जरूरत नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 100 के 100 पे काम करेगी, है ना, 100 के 100 पे कट मार देगी। हाँ, मान लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने 50 जीन ऑफ इंटरेस्ट पे काम किया, कट लगा दिया, है ना। अब 50 पे कट लगाया तो 50 क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, 50 क्या हो जाएंगे, साइज में छोटे छोटे हो जाएंगे ना, क्योंकि उनपे कट लगा है। ठीक है, और 50 पे मान लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम नहीं कर पाई, तो ये रह जाएंगे बिल्कुल सेम टू सेम, ये रह जाएंगे बिल्कुल सेम टू सेम बड़े बड़े। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जिन पे कट लगाया, तो कट लगाए, नाम में आ रहा है कट लगा है, तो वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाएंगे।
और जिन पे कट नहीं लगा पाई बाकी के 50 वो सेम टू सेम बड़े बड़े रह जाएंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है वेक्टर के साथ जोड़ने के लिए अपने को कौन से वाले चाहिए, ये वाले चाहिए। ये अपने क्या है, एक तरीके से वेस्ट है। ठीक है, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक ही चीज हमें नजर आ रही है, इनका साइज। तो हम क्या करते हैं, इनको साइज के बेस पे क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, देखो ये दोनों डीएनए है, ये भी डीएनए, ये भी डीएनए, तो ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है। तो हम यहां पे मान लो क्या कर देंगे, पॉजिटिव प्लेट लगा देंगे। ठीक है, अब ये छोटे साइज के हैं तो ये फास्ट मूव करेंगे तो जल्दी यहां पे पहुंच जाएंगे। तो इनको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और इसी प्रोसेस को डिटेल में हम पूरा करेंगे। मैं आपको नक्शा समझा रहा हूं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ही क्या होता है, मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसकी मूवमेंट कराई, डीएनए की। तो यहां हमने इसको सेपरेट कर लिया। एक एक बात का मतलब अपने को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पीसीआर की, कि पीसीआर यहां पे किस काम आएगी। देखो यहां पे याद करो, हमने ये बना लिया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये अपना क्या था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और यही अपनी क्या थी, काम की चीज थी, यही अपने को चाहिए था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब यहां पे मान लो हमने यहां पे 50 रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिए, कि 50 अपने पास ये छोटे छोटे बने थे, 50 रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने पास बन गए। वैसे तो इससे भी कम बनेंगे क्योंकि क्या प्रोबेबिलिटी है, पूरे जुड़ पाएंगे। ठीक है, पर फॉर एग्जांपल 50 बन गए। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, ये बड़े स्केल पे काम करना है, बहुत बड़े स्केल पे। मतलब हमें क्या है, 500 और चाहिए, 500 रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें और चाहिए। ठीक है, 500 क्या, हमें 1 करोड़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए चाहिए। ठीक है, अब या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि इस पूरी प्रोसेस को, कि सेल को तोड़ो, इसको निकालो, फिर इसको जोड़ो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब करो, ये सब बार बार करो, आप बार बार करो। ठीक है, या फिर क्या है, एक दिमाग लगा लेते हैं कि अगर हमने इतनी मेहनत से अगर ये बना लिया है तो क्यों ना इसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली जाए। मेरी बात समझ रहे हो, अगर हमने इतनी मेहनत से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऑलरेडी बना लिया है तो ये पूरी प्रोसेस दोबारा क्यों करनी है, हम इसी की मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। तो इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने में जो चीज यूज होगी उसी को हम बोलते हैं क्या, अपनी पीसीआर बोल रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ रही है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां काम आएगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहां, पीसीआर कहां। देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं, मेरे को आखिर तक यही नहीं समझ आता था कि है ना ये प्रोसेस पूरी हो कैसे रही है, कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहां यूज हो रही है, पीसीआर कहां यूज हो रही है, ये कहां यूज हो रही है, बस उनको रटता रहता था कुछ के, है ना। तो ये इसीलिए मैं ये पूरा मानचित्र के ये नक्शे की हेल्प से आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब इसी नक्शे में मानता हूं यहां पे खिचड़ी बन गई है, पर यहीं से सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। देखो प्रोसेस देखो, 3 तो अपनी ये चीज हो गई, है ना, और हमें 2 चीजें और करनी है। 2 चीजें, पहली चीज क्या करनी है, देखो पूरा स्टेप वाइज चलते हैं। पहली चीज हमें क्या करनी थी, यही अपना चैप्टर है पूरा। पहली चीज हमें करनी थी, इस सेल वॉल को तोड़ना था और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां से निकालना था। पहली चीज, ये हम पहली चीज पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज हमने क्या की, दूसरी चीज हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरी चीज हमने क्या की, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। और फोर्थ अपना क्या है, पीसीआर आ जाएगी, हम पीसीआर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिफ्थ हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो होस्ट सेल है इसके अंदर ये जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला, इसको कैसे डाला, मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आखिर कैसे होती है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 ही चीज इसमें हमें पढ़नी है पूरे चैप्टर में। ठीक है, और उसी के बीच में हम वेक्टर के बारे में भी देख लेंगे, कि वेक्टर की मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो ये हमारे पास एक सेल है, और सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है अपना डीएनए, है ना। अब ये पूरा अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ये उलझा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब हमें इस जीन से जो प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत सारा चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ते हैं कि इस जीन का हम इसको निकाले कैसे और उसकी कॉपी कैसे बनाएं, फिर उसका प्रोडक्ट कैसे बनाएं।
ठीक है। तो कुल मिला के पहला स्टेप अपने को क्या करना है, ये जीन अपने को यहां से निकालना है, ठीक है। तो इस जीन को इस सेल में से निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें ये सेल वॉल को ब्रेक तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है तो लाइसोजाइम से हम तोड़ लेंगे, अगर ये प्लांट की सेल वॉल है तो सेलुलोज से तोड़ लेंगे, अगर फंगस की सेल वॉल है तो काइटिनेज से तोड़ देंगे ना। सेलुलोज देखो, प्लांट की सेल वॉल में क्या होता है सेलुलोज, तो सेलुलेज से तोड़ लेंगे। फंगस की सेल वॉल में क्या होता है काइटिन, तो काइटिनेज से तोड़ लेंगे, सिंपल सी बात है। तो हमने ये सेल वॉल को तोड़ दिया, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या है, ये डीएनए, ये जीन, ये अपने को जीन चाहिए ना, एक तरीके से डीएनए का टुकड़ा चाहिए, है ना। तो डीएनए के टुकड़े को निकालते हुए यहाँ पे इंप्योरिटी भी तो होती है, मतलब और भी तो होंगे, खाली डीएनए थोड़ी है, यहाँ पे आरएनए भी होंगे, प्रोटीन भी होंगे, और भी बहुत कुछ होगा, है ना। तो हमें आरएनए, प्रोटीन और बाकी जो भी चीजें हैं हमें उनसे छुटकारा चाहिए। एक तरीके से ये इंप्योरिटी की फॉर्म में है ना, ये मान सकते हो कि डीएनए अपना प्योर फॉर्म है और ये सब इंप्योरिटी है। तो आरएनए को हम हटा देंगे राइबो न्यूक्लियस से, प्रोटीन को हम हटा देंगे प्रोटियोज से, है ना। एक तरीके से इनके डाइजेस्टिंग एंजाइम हो गए, ठीक है। और बाकी के जो भी फालतू का कचरा है इसमें, उसको भी हम हटा देंगे। हमें फिर क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। अब डीएनए को भी बिल्कुल प्योरीफाइड में करने, देखो इसके बाद फिर क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे, फिर अपने पास बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म में डीएनए आ जाएगा। अब देखो, हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात की थी, तो उनके बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ पूरा डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है। देखो, न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं, जो डीएनए में कट लगाते हैं, बस इतना याद रखना, न्यूक्लियस क्या होते हैं, जो डीएनए में कट लगाते हैं। अब इस डीएनए में दो टाइप का कट लगेगा, एक तो बीच में मतलब एंडो, एंडो मतलब बीच में, एक एक्सो, एक्सो मतलब बाहर की साइड कट लगेगा। तो बीच में कट लगा तो एंडो न्यूक्लियस और बाहर की साइड लगा एक्सो न्यूक्लियस, ठीक है। अब याद करो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां से आया है, ठीक है। अब देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अपनी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देखो यहां पे बात की गई है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 1963 की बात है, 1963 की बात है। एक बैक्टीरियोफेज ई कोलाई, देखो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, तो बैक्टीरियोफेज ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब बैक्टीरियोफेज की ई कोलाई में ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए दो एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए दो एंजाइम प्रेजेंट है। एक क्या करता है, उनमें से दो एंजाइम में से एक एंजाइम क्या करता है, ऐड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, और दूसरा एंजाइम क्या करता है, डीएनए को कट करता है, डीएनए को कट करता है। इसको भूल जाओ, वो अपने किसी काम का नहीं है, अपने काम का क्या है, कट दी डीएनए। तो जो एंजाइम डीएनए को कट करता था उसको बोला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला, है ना। एंडोन्यूक्लियस जहां भी आ जाए मतलब सीजर कैंची, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाएगी। रेस्ट्रिक्शन मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, है ना। तो ये यहां से इसकी डिस्कवरी हुई थी। अब ये एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ये अपने को याद रखना है। पहली फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सी थी, हिंद 2, है ना। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन, मेरे को कंफ्यूजन होती थी हिंद 2 और इको R1 में कि कौन सी पहली थी कौन सी पहली थी, क्योंकि मेरे को ये R1 दिखता था, 1 मतलब मैं सोचता था थोड़ा इसमें उलझ जाता था। तो इसको ऐसे याद रखना, हम हिंदुस्तानी हैं तो अपने देश को पहले स्थान पे रखेंगे, मतलब फर्स्ट मतलब हिंद 2। और एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितनी की डिस्कवरी हो चुकी है, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। और ये कहां से मिली है, बैक्टीरिया से मिली है। बैक्टीरिया की कितनी, मोर देन 230 स्ट्रेन से अपने को ये मिली है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इनकी नेमिंग थोड़ी देख लेते हैं। देखो इको R1 की फुल फॉर्म क्या है, इशर्शिया कोलाई, देखो ई इशर्शिया को मतलब कोलाई, और ये क्या है RY13, ठीक है। अब R क्या इसमें शो कर रहा है, R एनसीईआरटी में लिखा हुआ है R स्ट्रेन को शो करता है, और जो रोमन नंबर है वो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को शो करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। क्या यूज हुई थी, कैसे यूज हुई थी, वो हमने देख ली थी कि कहां पे यूज हुई थी, पर इसको देख लेते हैं इसमें होता क्या है, ठीक है। देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर डीएनए, है ना। हमने क्या की थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की थी फॉर डीएनए। बस आपका काम यहीं पे खत्म, कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। देखो डीएनए के बारे में एक बात याद रखनी है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, बस खत्म है। देखो जेल मतलब जेल, कौन सा जेल, एगारोस जेल, जेल मतलब जेल, कौन सा जेल, एगारोस जेल। अब एगारोस जेल के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है, और कहां से मिलता है, सीवीड से मिलता है। नेचुरल पॉलीमर होता है और सीवीड से मिलता है। जेल मतलब जेल, एगारोस जेल इसमें यूज होगा, सिंपल सी बात है, खत्म, ठीक है। और क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो आप गूगल पे ये वर्ड लिखोगे ना इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इसका मतलब होता है मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, बस खत्म है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। और डीएनए मतलब डीएनए। अब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी।
देखो डीएनए की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर मूवमेंट कहाँ पे, एक जेल के अंदर। देखो ये अपना क्या है, देखो ये अपना ग्रे कलर का क्या है, पूरा जेल है, और ये रेड कलर का क्या है, अपना डीएनए है, और इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डीएनए की मूवमेंट होगी, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो होता क्या है, डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, और हम यहाँ पे मान लो लगा देंगे पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, है ना, तो ये ऐसे मूवमेंट होगी। अब सिंपल सी बात है, जो छोटे डीएनए होंगे, जो छोटे डीएनए होंगे वो आगे की तरफ निकल जाएंगे स्मॉल साइज के, और जो बड़े होंगे वो पीछे की तरफ रह जाएंगे। हमने बात की थी ना कि जिनमें कट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिनमें कट लगा दी थी वो छोटे साइज के हो गए, मतलब वो आगे की साइड निकल गए, बड़े वाले जिनमें कट नहीं लगे वो पीछे की साइड लगे। तो हमें ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, पता लग जाएगा कि किस में कट लगा है, किस में नहीं लगा। छोटे छोटों को हम सेपरेट कर लेंगे। और सेपरेट भी कैसे करते हैं, देखो सेपरेटेड डीएनए जो सेपरेट हो गए वे ऐसे नहीं दिखते कि हम नॉर्मली हमने ऐसे डायरेक्ट आंखों से दिख ले, ऐसे नहीं दिखते। हम उनको क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं। हम उनको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं, फिर यूवी लाइट का एक्सपोजर देते हैं, फिर हमें क्या दिखते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखते हैं। तो ये थी पूरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम करने वाले हैं पीसीआर यानी अब हम करने वाले हैं पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पीसीआर में अपने को पता है अपने को क्या करना है, मल्टीपल कॉपीज बनानी है। ठीक है, अब कैसे बनानी है वो देखते हैं। देखो ये अपने पास डीएनए है, ये अपने पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। मैं स्केच ले लेता हूं, उससे थोड़ा क्लियर होगा। देखो ये अपने पास क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और इसकी हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, किसका यूज करके, पीसीआर का यूज करके। तो पीसीआर में अपने पास 3 स्टेप होते हैं बेसिकली। पहला डीनेचुरेशन, फिर एनीलिंग और फिर एक्सटेंशन। अब इसका मतलब क्या है, ये कैसे काम करते हैं वो हम देखते हैं। देखो होगा क्या, बेसिकली होगा क्या, देखो ये अपने पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, तो हमने इसको क्या दे दी, बहुत सारी हीट दे दी। अब हीट से क्या होगा, डीनेचुरेशन होगी। डीनेचुरेशन का तो नाम से ही पता लग रहा है, डीनेचुरेशन मतलब ये डबल स्टैंडर्ड था, तो ये बीच में से स्टैंड अपनी क्या है, टूट जाएगी। तो ये क्या है, सिंगल स्टैंड में टूट जाएगी, है ना। देखो ये यहां से ऐसे बीच में से टूट गई, तो एक सिंगल स्टैंड ये बन गई, एक सिंगल स्टैंड ये बन गई। ये अपना डीनेचुरेशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एनीलिंग में क्या होगा, दोनों स्टैंड पे क्या होगा, प्राइमर अपना लग जाएगा। देखो इसमें ये प्राइमर यहां पे लग गया, ये इसमें प्राइमर लग गया। ठीक है, ये हो गया अपना एनीलिंग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपनी होगी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या है, देखो ये प्राइमर लगा ही क्यों है, नाम से ही पता लग रहा है प्राइमर मतलब ये कुछ इनिशिएट कराएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज भी कौन सा यूज होता है, थर्मस एक्वाटिकस। टैग पॉलीमरेज यानी थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस मतलब थर्मल मतलब हीट, मतलब क्या है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ये काम कर रहा है ना। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए बनवाएगा। डीएनए बनवाने से यहां मतलब क्या है, देखो यहां 5' to 3' क्या है, ये ऐसे एक्सटेंड कर जाएगी, और ये 5' to 3' ये ऐसे एक्सटेंड कर जाएगी। ठीक है, अब क्या है, देखो ये एक्सटेंशन हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, तो इसको हमने बोल दिया एक्सटेंशन बोल दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये एक्सटेंड हो गया, ये एक्सटेंड हो गया, तो क्या बन जाएगी, ये एक डबल स्टैंड बन जाएगी, ये दूसरी डबल स्टैंड बन जाएगी। मतलब क्या था, हमने एक डबल स्टैंड से हमने दो डबल स्टैंड बना ली, मतलब क्या है, कॉपी बना ली। हाँ, और इसी को हम रिपीट करेंगे। देखो ये आगे जाके 2 बना देगी, ये 2 बना देगी, फिर वो आगे जाके 2, आगे जाके 2, मतलब इसको रिपीट करते जाएंगे तो हम बहुत सारी बिलियन टाइम्स तक हम इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, कॉपीज बना सकते हैं। अब देखो हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि रिकॉम्बिनेशन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, हमें वेक्टर के साथ क्या अपना डिजायर्ड डीएनए जुड़ा हुआ है, तो इसको हमें कहां डालना है, होस्ट सेल में डालना है। तो इसके लिए क्या क्या यूज होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। डाइवेलेंट कटायन यूज होता है, जैसे कि कैल्शियम। हीट शॉक मेथड, जिसमें क्या करेंगे, एक बार बर्फ पे डाल देंगे, एक बार 42 डिग्री सेल्सियस यानी गर्मी, एक बार ठंड एक बार गर्मी। ठीक है, और क्या है, माइक्रो इंजेक्शन का यूज करेंगे। अब और बायोलिस्टिक या जीन गन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, देखो माइक्रो इंजेक्शन कहाँ यूज होता है, एनिमल सेल में, और बायोलिस्टिक जीन गन कहां पे यूज होती है, प्लांट सेल में यूज होती है। यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसको ऐसे याद रखना, देखो हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम इंजेक्शन लगवाते हैं, हम गन थोड़ी लगवाते हैं, हम इंजेक्शन लगवाते हैं। तो एनिमल्स को क्या लगते हैं, इंजेक्शन, और प्लांट का ऑटोमेटिकली हो जाएगा जीन गन मेथड। ठीक है, जीन गन मेथड में क्या होता है, हम ये कोट करते हैं एक गोल्ड टंगस्टन के ऊपर क्या है, डीएनए का कोट करते हैं, और डीएनए को फिर क्या करते हैं, उसके होस्ट सेल के अंदर घुसा देते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है।
अब देखो एक सेलेक्टेबल मार्कर की कंफ्यूजन होती है, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझे। देखो हम बिल्कुल समझ चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, रिकम्बिनेंट क्या होता है, ठीक है। देखो ये ई कोलाई अपनी, ये होस्ट सेल है अपनी, ये क्या है ई कोलाई है, और ये ई कोलाई का क्या है डीएनए है, होस्ट सेल का अपना डीएनए होगा, ठीक है। अब ये है ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए आ चुका है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए अपना नहीं आया, ठीक है, इसका अपना डीएनए इसमें पड़ा है, ठीक है। और यहां पे देखो हमने किया था कि प्लाज्मिड में क्या होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होती है, ठीक है, प्लाज्मिड में। अब सिंपल सी बात है, जो ई कोलाई नेचुरल ई कोलाई होता है वो एंटीबायोटिक की वजह से क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक की वजह से ई कोलाई खत्म हो जाना चाहिए। बट ट्रांसपोर्ट में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट में क्या आ गया अपना, ये आ गया वेक्टर आ गया। वेक्टर के पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, तो इसकी वजह से ये इसकी डेथ नहीं होगी, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड अब देखो यहां पे एक चीज याद रखना, सेलेक्टेबल मार्कर से हमने क्या पता लगाया, सेलेक्टेबल मार्कर से हमने पता लगाया ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। रिकम्बिनेंट वाले में कंफ्यूज मत होना, हमें यहां बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि रिकम्बिनेंट कौन सा है, नॉन रिकम्बिनेंट कौन सा है, ठीक है। अब रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट का पता कैसे लगाएंगे हम, इंसर्शनल एक्टिवेशन से लगाएंगे। इंसर्शनल एक्टिवेशन देखो, अगर नॉन रिकम्बिनेंट है मतलब इसमें क्या है, डिजायर्ड डीएनए अपना नहीं जुड़ा, ये पूरा का पूरा वेक्टर है, ये नॉन रिकम्बिनेंट है, हम देख चुके क्या होता है, ठीक है। तो इसमें कलर प्रोड्यूस होगा, इसमें कलर प्रोड्यूस होगा, है ना, इसमें जीन होता है जो कलर प्रोड्यूस करता है। बट रिकम्बिनेंट में क्या हुआ, जो जीन कलर प्रोड्यूस कर रहा था उसको जो डिजायर्ड डीएनए जो जुड़ा जहां पे, उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो इसमें कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, रिकम्बिनेंट में कलर नहीं आएगा, ठीक है। अब बात है इसको याद कैसे करें, तो देखो हम पहले याद करेंगे जो इस सर्कल के अंदर लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस, ओराई, रोप और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, और फिर बाद में याद करेंगे जो सर्कल के बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो मैं कोई भी ट्रिक बताता हूं तो उसको 2-3 बार उसी टाइम पे रिवाइज किया करो, क्योंकि क्या होता है हम कोई भी ट्रिक देखते हैं तो नेचुरल सी बात है कि वो पहली बार में हमें थोड़ा अजीब सी लगेगी, तो उसी टाइम पे उसको 2-3 बार रिवाइज कर दिया करो ताकि वो उसी टाइम पे याद हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सर्कल के अंदर की बात हो या बाहर की बात हो, हम दोनों ट्रिक अपनी यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे और ऐसे जाएंगे, सिंपल है, यहां से शुरू करेंगे और ऐसे घूम जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल के अंदर की बात करते हैं। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, आपने ब्लड वाले चैप्टर में, हार्ट वाले चैप्टर में देखा होगा, वहां पे अयोर्टा होता है, अयोर्टा, अब नेट पे जाके देख लो क्या होता है, अपनी बुक में एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है अयोर्टा। अब देखो मैंने क्या बोला था, यहां से शुरू करेंगे और ऐसे घूम जाएंगे। अब ए से एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस वाला हो गया, ओ से ओराई हो गया, आर से रोप हो गया, और टी से क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये ए हम पहले यूज कर चुके हैं तो ए का कोई यहां पे मतलब नहीं है क्योंकि ए हमने ऑलरेडी यूज किया है, ठीक है। एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस, फिर ओराई, फिर ये रोप, फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, तो हमने ऐसे इसको पूरा फ्लो में याद कर लिया। ये अपनी सर्कल के अंदर की ट्रिक कंप्लीट सिंपल है। अब देखो सर्कल के बाहर वाली चीजों को कैसे याद करें, देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। एक लड़का है, नीट की तैयारी करता है, लड़के का नाम है पवन। पवन नीट की तैयारी कर रहा है 2 साल से, पर 2 साल से उसका नीट क्लियर ही नहीं हो रहा, मतलब 2 साल की पढ़ाई के बाद भी उसे सिर्फ बीएमएस मिली है, ठीक है। लड़का है पवन, पवन 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा था, उसे 2 साल की मेहनत के बाद भी सिर्फ बीएमएस मिली। अब इसमें किसका दोष है, पवन का दोष है, किसका, पवन की तो कोई गलती नहीं है क्योंकि वो तो बेचारा 2 साल से पढ़ाई कर रहा है। तो इसमें सिस्टम में कसूर किसका है, दोष किसका है, हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का, कि एमबीबीएस की सीटें कम हैं और कंपटीशन इतना ज्यादा है, ठीक है। टेंशन मत लो, ये 1 किस में है, 2 किस में है, 3 किस में है, ये भी पूरा ट्रिक में कवर हो जाएगा। तो अपनी ट्रिक को अप्लाई करते हैं। देखो पवन स्टडीज पूरे 2 साल से कर रहा है, सिंपल है, पवन स्टडीज पूरे 2 साल से कर रहा है, पर फिर भी उसको क्या मिली, सिर्फ बीएमएस, उसको एमबीबीएस नहीं मिली, ठीक है। पवन स्टडीज पूरे 2 साल से कर रहा है, उसको फिर भी क्या मिली, बीएमएस। अब इसमें दोष किसका है, कसूर किसका है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। पवन स्टडीज पूरे 2 साल से कर रहा है, फिर भी उसको मिली बीएमएस, इसमें कसूर किसका है, हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का। अब देखो ये PV2 है इधर, तो PV से पहला होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, कॉमन सेंस है, PV2 इधर है तो 1 इधर होना चाहिए। अब ST में इससे हमें याद आ जाएगा ये PST, ठीक है। अब देखो
हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, तो इस पे 1 लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें इस पे मैक्सिमम करना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना? 3। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, इसलिए इसको हमने मैक्सिमम नंबर देना पड़ेगा 3, और बाकी सब में क्या कर दो? 1 कर दो। अब देखो PVU2 है, अपना ट्रिक में कवर हो गया। हिंद 3 है, अपना ट्रिक में कवर हो गया। बाकी सारे क्या है? ऑटोमेटिकली सारे 1 कर दो। बायो रिएक्टर्स हमारे पास एनसीईआरटी में 2 टाइप के दिए हुए हैं, एक है सिंपल, एक है स्पास्ड। अब देखो, वैसे तो नॉर्मली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, लगभग दोनों सेम ही होते हैं, पर एक डिफरेंस है बबल्स का, कि जो सिंपल है इसमें बबल्स अब्सेंट होते हैं और स्पास्ड में बबल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसको याद कैसे रखें? देखो, इसमें बबल अब्सेंट है तभी तो ये सिंपल है, और इसमें बबल आगे तभी ये थोड़ा स्पेशल हो गया। ये सिंपल, ये थोड़ा स्पेशल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एनसीईआरटी की लाइन है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होती है? सेपरेशन प्लस प्योरिफिकेशन। अब इसको कैसे याद रखें? देखो, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, एक होता है डी ब्लॉक, एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक को कर देना है एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक को कर देना है एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक से हमें याद आएगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, वो थी एस प्लस पी। एस से सेपरेशन और पी से प्योरिफिकेशन। देखो, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में देखो, किसने बनाया था? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। और वेक्टर कौन सा यूज हुआ था? प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। और होस्ट क्या था? इशर्शिया कोलाई।